अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शान ज़हरा। हम अपने प्रोग्राम पस पर्दा में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें हम लेंगे ख़बरों पर तबसरा और तज्जिया। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर और सीनियर सहाफ़ी और तज्जिया निगार ज़फ़र शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात कर लेते हैं MQM की। फ़ारूक सत्तार ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अब बहुत हो चुका, अल्ताफ़ हुसैन से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं कि डिक्टेशन अपना इधर से लेंगे ना उधर से, और दफातर मसमार करने का सिलसिला बंद किया जाए और आइंदा पाकिस्तान मुखालिफ नारे नहीं लगेंगे। पहले कायद फिर बानी और अब साहब हो चुके हैं। आपकी सारी सूरत हाल पर क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख़्याल है जी कि दुनिया अब इन बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रही। लोग इन बातों से आगे कुछ चाहते हैं। ये बातें बहुत अरसा पहले भी हो चुकी हैं, बहुत देर से हो रही हैं। लोग नारे लगाते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, नारे लगाते हैं। अभी मेरा ख़्याल है इन्होंने कि नया प्लान किया है कि अभी अल्ताफ़ हुसैन को थोड़ा सा साइड पे करके हम सरवाइव करें और इस गवर्नमेंट के जाने का इंतज़ार करें और जनरल राही शरीफ के जाने का इंतज़ार करें। फिर देखते हैं क्या होता है, कौन आता है, कैसे होता है। ये इन्होंने सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, मेरा ख़्याल है, ये सब इस तरह की बातें, ये सब नारे लगा रहे हैं। उनके अपने लोग इस बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हाँ, फ़ारूक सत्तार कुछ करके दिखाए, आगे आने वाले दिनों में बहुत शायद उसको टफ़ टाइम मिले और उसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हों। फिर पता चलेगा कि वो किस हद तक जो बातें कह रहा है उसके कौलो फेल में कोई तज़ाद है या नहीं है। आज तक तो जो कुछ उसने कहा है उसके कौलो फेल में तज़ाद होता है और लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो कॉमन मैन है वो समझता है, जो थर्ड पार्टी है वो भी समझती है। उनके लोग इन बातों पे शायद यकीन करते हों, लेकिन आम लोग, दूसरी पार्टियां इन बातों पे कभी भी यकीन नहीं करती। वो उनको पता है कि अल्ताफ़ हुसैन के बगैर ये पार्टी बिल्कुल ही नामुकम्मल है और अल्ताफ़ हुसैन को आज माइनस कर दें तो पार्टी उसी वक्त टूट जाएगी। अभी सिर्फ उनकी चंद बातें की हैं उसके ख़िलाफ़, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ भी नहीं बल्कि उसको माइनस किया कर रहा है। तो पार्टी में टूट फूट का जो निज़ाम है वो शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग पर तोड़ रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए और अगले हो सकता है कुछ दिनों में बहुत सारे बड़े लोग उसके पार्टी छोड़ भी दें। लेकिन इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी जो लीडरशिप है वो बाहर बैठी है, जहाँ भी बैठी है उनका एक मुकम्मल कंट्रोल है पार्टी पे। वोट बैंक उनका है। ये जितने भी लीडरान हैं, ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी इस तरह की फ़ुटेज चल रही है जिसमें बाबर गौरी और दूसरे लोग उनसे माफ़ी मांगते हुए अपनी बात, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की बात को वो नफ़ी करते हुए वो उन दिखाई देते हैं। तो ये कोई ऐसे नहीं है, ये सब लोग जो है वो ये वक्त परस्ती कर रहे हैं। मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये सारा कुछ मेरा ख्याल इन्होंने प्लान किया है कि इसी तरह पार्टी को हम ज़िंदा रख सकेंगे, पार्टी को लाइव रख सकेंगे। फिर कुछ वक्त गुजरने दें, फिर ये गवर्नमेंट को हाथ दिखाएंगे अपने और ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी कि सब कुछ जो बैकग्राउंड पे वो अल्ताफ़ ही है। चूँकि अदालतों ने भी अल्ताफ़ के ख़िलाफ़ स्टे दिया हुआ है, उसकी स्पीच करने पे पाबंदी है और बाहर बरतानिया में भी अब पाकिस्तान ने कोई रेफरेंस वगैरह दायर कर रहे हैं, शायद उससे उस पर और कुछ सख्त पाबंदियाँ लग जाएँ। लेकिन ओवरऑल जब तक पार्टी का जो आइन है वो उसको तब्दील नहीं किया जाएगा, उसमें तब्दीली नहीं, मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। लोग मुस्बत तब्दीली के ख़्वाह हैं। अगर मुस्बत तब्दीली आएगी तो लोग फ़ारूक सत्तार की बातों पे एतबार करेंगे, वरना फ़ारूक भाई इस तरह के बयानात बहुत अरसा पहले से दे रहे हैं और हमेशा देते रहते हैं। आज रिज़ाइन करते हैं, कल दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, आज रिज़ाइन किया कल दोबारा। इसी तरह उनके जो लीडर हैं, जो अल्ताफ़ हुसैन है, वो भी इसी तरह करते हैं। आज पार्टी से रिज़ाइन करते हैं, दूसरे दिन एक वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वीडियो जो वो ख़िताब करते हैं उस पे लोग उसको कह देते हैं कि नहीं जी नहीं भाई आप वापस लें अपना, तो वो अपना फ़ैसला वापस ले लेते हैं। ये भी उसी तरह का एक टोपी ड्रामा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मसला कश्मीर पर। नवाज़ शरीफ ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए आलमी सतह पर मुकदमा पेश करने के लिए 20 पार्लियामेंटेरियंस मुकर्रर करने का फ़ैसला किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका जाकर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का यह भी कहना था कि यह तनाज़ा कश्मीर का हल ना होना अक़वाम मुत्तहिदा की मुसलसल नाकामी है। आप क्या समझते हैं कि यह वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक मुस्बत कदम है?
देखिए, ये बज़ाहिर देखने में तो एक बहुत ही अच्छा और मुस्बत कदम है और जुर्रतमंदाना फ़ैसला है वज़ीर आज़म का। लेकिन इसमें दो चीज़ें सामने देखनी होंगी कि जो लोगों को वहाँ पे उन्होंने अपना उनको सफ़ीर बनाया है कश्मीर के बारे में, क्या वो लोग इस काबिल हैं कि बाहर जाकर वो अपना मसले को अच्छे तरीके से बयान कर सकें, कश्मीर के मसले को उजागर कर सकें, या कि वो सिर्फ़ सैर सपाटा करने के लिए पाकिस्तान का कीमती पैसा जो है, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पर सैरें करने के लिए, सैर व तफरीह करने के लिए जाना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फिर उसका कोई मकसद नहीं निकलेगा। उनको मेरिट पे अच्छे लोगों को, जो समझदार लोग हैं, जिनका पहले कुछ एक्सपीरियंस है इस मामले में, उन लोगों को डिप्यूट करना चाहिए। उनमें चंद एक अच्छे लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, तो उनसे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे बिल्कुल न्यू कमर हैं, उनको भी अगर थोड़ा सा चेंज करके वज़ीर आज़म कोई अच्छे और जो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं उनको वहाँ पे सफ़ीर बनाएं, उनको भेजें, ममालिक में डेलीगेशन भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। ये अभी बहुत कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और हंगामी बुनियादों पे ये भेजें। तो मैं समझता हूँ दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी ये मुस्बत रोल इनका जो इन्होंने बनाया है वो टीम कर सकती है। लेकिन टीम की सिलेक्शन में कप्तान को चाहिए कि वो मेरिट पे काम करे। ये नहीं कि लोगों को, सिफारशी लोगों को आप सैर करें फ़लाँ मुल्क की, आप फ़लाँ मुल्क की चले जाएं। तो यहाँ पे कश्मीर पे आप जो है कोई कि ये कश्मीर की जो इस वक्त यहाँ पे जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप इससे वो कश्मीरी पीछे हटेंगे किसी सूरत में भी। वो बस आखिरी अपनी ज़िंदगी की शायद वो जंग लड़ रहे हैं और अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि अब अपना सब कुछ तन मन धन कश्मीरी भाइयों पे कुर्बान कर दें और कश्मीर के लिए एक फ़ैसला कुन इक़दामात, फ़ैसला कुन जंग के लिए पाकिस्तानी कौम को तैयार किया जाए, पाकिस्तानी कौम को आगाही दी जाए, पूरी दुनिया को कश्मीर की करारदादें जो यूनाइटेड नेशन की कश्मीर के बारे में हैं उन पे अमल दरामद करने के लिए इससे भी ज़्यादा वफ़द जो है वो भेजने चाहिए और इससे काफ़ी हद तक कश्मीर की जो आज़ादी की जंग है उसको सपोर्ट मिलेगी और आई होप इंशाल्लाह कि बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। पंजाब असम्बली के बाद अब बलूचिस्तान असम्बली में भी अल्ताफ़ हुसैन और मोदी के बयानात के ख़िलाफ़ मज़म्मती करारदादें मंजूर हुई हैं। करारदाद में कहा गया कि अल्ताफ़ हुसैन गैर मुल्की एजेंट हैं और जिनके बयान से 20 करोड़ पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई है और मोदी के बयान से ये साबित हो गया है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। क्या सिर्फ मज़म्मती करारदादें ही मंजूर होंगी या फिर अमली तौर पर भी कोई इक़दाम किए जाएंगे? देखें जी, बलूचिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट है और नून लीग के जो वज़ीर आला हैं वहाँ पे सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब, वो बहादुर और दलेर आदमी है और मुहब्बे वतन है। पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती, उनकी मुहब्बे वतनी कोई ढकी छुपी नहीं है। ये बयानात देखें, उनकी हद तक बयानात भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बलूचिस्तान जो सूबा है वो शुरू से अलहदगी पसंद जो ग्रुप हैं उनकी अमाजगा बना रहा है और वहाँ पे इस वक्त जो है और पहले भी इंडिया की जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनके जो लोग हैं वो अपने जंगजू भेजते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, अलहदगी पसंद तंजीमों को सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे एक जंग का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वहाँ पे आर्मी की जो वहाँ पे फोर्सेस है, आर्मेड फोर्सेस हैं, वो उनके साथ उनके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं और काफ़ी हद तक बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की है। बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप जो है वो हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो चुके हैं। अब मोदी के बयानात या इस तरह के जो बयानात हैं उनको कंडेम करना वो वज़ीर आला का फ़र्ज़ भी है और उनका वो हक़ भी है कि वो ज़रूर करें और इससे बहुत बेहतरी आएगी, लोगों में शऊर पैदा होगा। जो वहाँ की आवाम है आहिस्ता आहिस्ता वो उनमें जो अलहदगी पसंद ग्रुप हैं वो वापस कौमी धारे में आएंगे और उससे बहुत बड़ा एक जो हमारे मुल्क में, हमारे बलूचिस्तान सूबे में जो एक बदअमनी की फ़ज़ा थी, इंशाल्लाह उसको ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। एक दफ़ा फिर बात कर लेते हैं MQM की। मुत्तहिदा के कायद ने जो कुछ भी किया फिर भी मुत्तहिदा ताहम एक सियासी हकीकत है। इनके पास कराची का मैंडेट मौजूद है। सिंध और वफाकी हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ ये है कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर दोनों हुकूमतों का मौक़िफ़ ये है तो फिर क्यों इनके दफातर सील किए जा रहे हैं, दफातर को मसमार किया जा रहा है? ये सारी सूरत हाल है क्या? ज़रा इस पर रोशनी डालें।
देखिए जी, जो इनके दफातर मस्मार किए जा रहे हैं वो एक उन्होंने वायलेशन की हुई है, वहाँ पे गवर्नमेंट की जगह पे कब्ज़े कर कर तो वहाँ पे दफ्तर बनाए हुए, वो नाजायज़ है। नाजायज़ कब्ज़ा किसी जगह पे भी होगा। आपको पता है कि जनरल राही शरीफ ने रेंजर को हुक्म दिया है कि इस तरह के नाजायज़ काम या चाइना कटिंग या ज़मीनों पे कब्ज़े जहाँ पे भी हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उसमें काफ़ी सारे लोग पकड़े भी जा चुके हैं। तो अब जबकि ये सारा ऑपरेशन हो रहा है तो MQM ने जो मुख्तलिफ़ पार्कों में मुख्तलिफ़ जगह पे कब्ज़े करके इस तरह के ऑफिस बनाए हैं तो उनको भी ख़त्म करना उनका रेंजर का फ़र्ज़ है और उनको होना चाहिए। बाकी जहाँ तक तल्लक है कि MQM एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसमें कोई शक नहीं है। उनके पॉलिटिकल जो वर्कर हैं उनमें बहुत सारे मुखलिस लोग भी हैं, मुहब्बे वतन लोग भी हैं, जो वोटर हैं वो मुहब्बे वतन है। अब उनकी क़यादत उनसे क्या काम करवाती है, तो असल कसूर तो क़यादत का है, वोटर्स का नहीं है। अब वोटर्स को जब असल सूरत हाल पता चलेगी तो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, चेंज आएगी। उनको नई लीडरशिप सामने लानी चाहिए। टिपिकल जो उनके लीडर हैं वो बहुत बदनाम हो चुके हैं, वो राह के एजेंट के तौर पे भी पहचाने जा चुके हैं, वो मशहूर हो चुके हैं। बहुत सारे उनके लीडर गिरफ़्तार हैं, जेलों में हैं, और टारगेट किलिंग और बत्ताखोरी की कार्रवाइयों में, जैसे मैंने पहले बताया, वो लोग बहुत सारे मुलव्वस रहे हैं। उनका बाकायदा एक अस्करी विंग बन चुका है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनके अस्करी विंग है या इस तरह की और चीज़ें हैं या उनकी लीडरशिप ऐसी है, उन लीडरों पे पाबंदी लगाएं, उनको गिरफ़्तार करके उनसे हिसाब किताब लें कि उन्होंने कौन कौन से जराइम किए हैं। पार्टी पे मैं समझता हूँ पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। पार्टी तो एक आदमी या दो आदमियों का नाम नहीं है, पार्टी तो एक पूरी पॉलिटिकल फोर्स का नाम है, एक उनका लाखों में वोट बैंक है, उसका नाम है। तो पॉलिटिकल जमात की लीडरशिप तब्दील होनी चाहिए। उनके जो लीडर हैं उनको स्क्रूटनी करनी चाहिए कि कौन अच्छे हैं कौन नहीं है। जो बुरे हैं वो ऑटोमेटिकली आवाम को पता चल जाएगा और आइंदा से इंशाल्लाह आवाम उन्हें इलेक्ट नहीं होने देगी। जो उनके बेहतर लोग हैं, बहुत सारे बेहतर लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं, उनको आवाम सपोर्ट करेगी और गवर्नमेंट को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उनको कौमी दायरे में लाएँ। और अगर उनकी कोई नाराज़गियाँ हैं तो वो अच्छे तरीके से बैठकर उनसे डायलॉग करके उसको हल करें और उनको कौमी दायरे में लाएँ। हज की आमद है, तो अब बात कर रहे थे हज की। 6,65,750 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हज एक अहम जो है वो फ़रीज़ा है जिसको अदा करना ज़रूरी है। तो लेकिन जब हम हज में देखते हैं कि पिछले साल एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो पेश आ गया था, जिसमें हज के दौरान 1000 से ज़ायद हाजी अपनी जान से हाथ धो बैठे, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा भगदड़ मचने के वाक़यात और सानियात जो हैं वो पेश आते रहे हैं। क्या इस बार भी इन जैसे सानियात से बचने के लिए सऊदी हुकूमत ने हाजियों की सहूलियात और ज़िंदगी के लिए कोई इक़दाम किए हैं? देखिए जी, सऊदी गवर्नमेंट जो है वो हर साल नए से नए मेयर लेती है हाजियों की सहूलत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए। एक जगह पे एक इतना बड़ा हाजियों का समुंदर होता है, 40-50 लाख लोगों के करीब पहुंच चुके हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता मुकामी लोगों को शामिल करके। तो इतना बड़ा जो मजमा होता है, इतने बड़े जो होता है, उनको कंट्रोल करना मैं नहीं समझता कि किसी एक के बस की बात है। इसमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट अपने तौर पे हत्तल वसा पूरी कोशिश कर रही है, पूरी प्लानिंग कर रही है। उसमें हमारे जो हाजी हैं उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनको भी चाहिए कि वो अपने तौर पे अफरा तफरी और भगदड़ मचाने जैसे कामों से गुरेज़ करें और वहाँ पे पोलाइटली आराम से सोबर तरीके से अपना जाएं और अपना हज का फरीज़ा जो है वो बग़ैर किसी भगदड़ के करके आएँ, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ बात करूँगा, अभी मुझे 2 दिन पहले मेरे एक हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं यूनियन काउंसिल के, मियाँ बशारतुल्लाह, उनकी वहाँ से कॉल आई है, वहाँ से जद्दा से। उन्होंने कहा जी इस दफ़ा जो हज के इंतज़ामात हैं वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जो पीपल पार्टी की गवर्नमेंट करती थी उनसे भी बहुत ज़्यादा बुरे हैं। जो बिल्डिंगें हैं उनमें सफाई नहीं है, लोगों से पैसे बहुत ज़्यादा लिए गए हैं, खाना वहाँ पे स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई हाजियों का परेशान हाल नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी वहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं मिल रही। कुछ ऐसे कैंप हैं जो VIP कैंप इन्होंने बनाए इस दफ़ा ना, उनमें कुछ VIP लोग हैं, उनकी तरफ पूरी तवज्जो दी जा रही है। आम जो वहाँ पे हाजी हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किए और लोग उनसे नाला हैं।
तो मैं समझता हूँ ये इससे पहले भी 2-3 बहुत बड़े स्कैंडल हो चुके हैं। इससे पहले कोई और गवर्नमेंट कोई और स्कैंडल बने और इस गवर्नमेंट के चेहरे पे काला धब्बा आए हाजियों के स्कैंडल का, गवर्नमेंट को फौरी इस पे एक्शन लेना चाहिए और वहाँ पे अपने ख़ास नुमाइंदे को भेजना चाहिए जो वहाँ जाकर सारी सूरत हाल को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को या गवर्नमेंट को उनको वहाँ पे उनकी इतला करें कि ये हालात ऐसे हैं, वहाँ पे ये होना चाहिए, ये बेहतरी होनी चाहिए। तो हाजियों की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाजी एक नेक फरीज़े के लिए वहाँ पे गए हैं, मुक़द्दस फरीज़ा अपना अदा करने के लिए, तो मुश्किलात उनको ऐसी नहीं आनी चाहिए जो हल हो सकती हैं और गवर्नमेंट उनको हल नहीं कर रही। हाँ, ऐसी मुश्किलात तो जो कुदरती तौर पे होती जिनको कोई हल नहीं करता, या धूप होती है, गर्मी होती है, या बारिश होती है, या इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो तो किसी इंसानी हाथ के बस की बात नहीं है। जो इंसानी हाथ के बस की बात है उस पे तो अमल दरामद करना चाहिए, उन चीज़ों को तो देखना चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनकी जो जायज़ शिकायत हैं उनका अजाला करना चाहिए। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस का निज़ाम फौरी तौर पे जो है वो लागू करना चाहिए। मकबूजा वादी एक बार फिर भारत के ज़ेरे ताब है। 50वें रोज़ भी तशद्दुद और मुजाहरे जारी हैं। 400 से ज़ायद हुर्रियत रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा, कब कश्मीरियों को इनका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा? वज़ीर-ए-आज़म इस जानिब काफ़ी मुस्बत इक़दाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये इक़दाम काफ़ी और मौसर होंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं जो कश्मीरी क़यादत है, कश्मीरी रहनुमा है और ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग शहीद हो चुके हैं और जो इस इतनी बड़ी तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी बहादरी और उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से उनको सलाम पेश करता हूँ। जिस जज्बे और मुहब्बल वतनी के साथ वो अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ हम सब को, पूरी कौम को बैसियत मुसलमान, हमें उसमें हिस्सा डालना चाहिए और उसमें हम सब को गवर्नमेंट को स्पेशल, जो भी गवर्नमेंट उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मोरल सपोर्ट कर सकती है, कोई माली सपोर्ट कर सकती है, वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। जो इंडिया ने उनको इतने उन पर जुल्म कर रहा है, कितने लोग, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 50 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, माजूर हो चुके हैं। किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। वहाँ पे मासूम बच्चों की इज़्ज़तें लूटी गई हैं, उनकी मासूम औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई हैं, उनकी बेटियों को फ़ौज ने अगवा किया है। और पूरी दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, कश्मीर के वाक़यात उन सब के मुँह पे एक तमाचा है। उन लोगों के लिए बायस शर्म है, इंटरनेशनल जो तंजीमें हैं, कि वो इस बात पे अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे, इस बात पे वो उन लोगों की हेल्प के लिए क्यों नहीं बोलते, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ क्यों नहीं शामिल करते। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और मियाँ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट को चाहिए कि अब मौका है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनको मोरल सपोर्ट दें, उनको माली सपोर्ट दें और उनकी हेल्प करें। और वहाँ पे जो कुछ भी अब हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब ये तंजीम जो अब ये तहरीक है, ये रुकने वाली नहीं है। ये ऐसी तहरीक नहीं है कि चंद दिनों बाद ये दब जाएगी, खामोश हो जाएगी, नहीं। अब मेरा ख्याल कश्मीरियों ने इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि अब वो रहेंगे या वो अपनी आज़ादी लेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। उनको शहादतें जो है वो उनको उनके उस पुरअज़म जद्दोजहद से, जिहाद से, पुरअज़म तहरीक से वो नहीं रोक सकती। तो पूरी दुनिया में इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने वाज़ह हो चुका है। मज़ीद जो रहता है थोड़ा बहुत, वो अब इंशाल्लाह जो हमारा यहाँ पे डेलीगेशन जाएंगे, जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने 20-22 लोगों को अपॉइंट किया है, वो जाकर उनको और भी वहाँ पे ज़माने को उनका असल चेहरा इंडिया का दिखाएंगे और इससे इंशाल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा। अब बात कर लेते हैं ताहिरुल कादरी की। ताहिरुल कादरी की तहरीक क़िसास में उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की सालियत पर किसी को हमला करने नहीं देंगे और जिन्होंने हमला किया हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया, इंसाफ की फराहमी और जुल्म के ख़ात्मे तक तहरीक जारी रहेगी। आप इनकी इस तहरीक का क्या अंजाम देख रहे हैं? देखिए जी, ताहिरुल कादरी साहब बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, उनका एक बहुत बड़ा उनके पैरोकार हैं, उनकी तादाद है पाकिस्तान में। लेकिन एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर
तो ताहिरुल कादरी साहब मैं समझता हूँ इतने ज़्यादा अपना वोट बैंक बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इस तरह के बयानात वो देते हैं। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी शहरियत पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है, उनके पास कैनेडियन नेशनलिटी है। सबसे पहले उनको अपनी वो नेशनलिटी कैंसिल करवा कर पाकिस्तानी शहरियत में आना चाहिए, यहाँ इन लोगों में रहना चाहिए, कंटेनर से निकलकर आवाम के दरमियान आना चाहिए कि आवाम क्या कर रही है, तब जाकर उनकी तहरीक जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी। और जो कसास का मामला है, मैं समझता हूँ उस पर को जो केस है वो अदालतों में इस वक्त चल रहा है, तो उनको सबसे पहले अदालती जंग लड़नी चाहिए। अदालती जंग में भी अदालतें जो है वो उनके हक़ में फ़ैसला दें। उनको क्या पता है कि अदालतें, आपको पता है कुछ अर्सा पहले से अदालतें बहुत आज़ाद हैं और अपने तौर पे बहुत अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। और स्पेशल ये जो चीफ़ जस्टिस आए हैं और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं जहाँ पे उनके केसेस चल रहे हैं, उन्होंने स्पेशली तौर पे कहा कि हम लोग मेरिट पे सब कुछ करेंगे, बग़ैर मेरिट के हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई फ़ैसला नहीं होगा। तो सड़कों पे आने से पहले, उन लोगों को ख्वार करने से पहले, मोबिलाइज़ करने से पहले, उन लोगों को पहले बैठकर एक अपनी पॉलिटिकल जमात जो है उसकी बैठकर एक बॉडी बनाएं, उसको स्ट्रॉन्ग करें, फिर लोगों के पास निकलें, अपना मंशूर बनाएं। एक उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि कसास की तहरीक चल रही है। कसास से आगे भी लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो बीमार हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा, स्कूलों में दाखिले से रह जाते हैं। इन बातों पे अगर वो फोकस करेंगे, अवामी मसाइल, जो वो अपने ज़ाती मसाइल पे फोकस कर रहे हैं, अपने पार्टी के वर्करों के मसाइल को फोकस कर रहे हैं, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान को नहीं वो कर रहे। अगर वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के तमाम जो आवाम है, रहने वाली गरीब आवाम है, दरमियाने तबके के लोग हैं, उन सब के जो मसाइल हैं उनको फोकस करें और उनके लिए सड़कों पे आएँ, तब आवाम उनके साथ खड़ी होगी। वरना कुछ उनके जो हैं वो रिलीजियस एक लीडर भी हैं, उनके जो पैरोकार हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी मजबूरी है। आम आवाम उस सिलसिले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही और मैं नहीं समझता इस तहरीक का कोई इतना, जिस तरीके से वो चाहते हैं, अच्छा कोई रिज़ल्ट निकलेगा। ईरान का अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में दिल्ली के साथ ताउन बढ़ाने का ऐलान, आप ईरान के इस इक़दाम को किस तरह देख रहे हैं? क्या ये एक मुस्बत कदम? देखिए जी, मैं तो इससे मुस्बत कदम नहीं चाहता। ये पाकिस्तान का फेलियर है, पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा का फेलियर है कि ईरान हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। बहुत सारे मराहिल पे ईरान ने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं जो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने कई दफ़ा कई मसलों में ईरान को इग्नोर किया है, हमारी लीडरशिप ने इग्नोर किया है, हमारी दफ्तर ख़ारजा ने गलत फ़ैसले किए हैं, जिसकी वजह से जो ईरान की लीडरशिप है वो अनाइड है पाकिस्तानी लीडरों से, पाकिस्तान से। तो बहुत सारे बॉर्डर के इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, कई लोग यहाँ से जाकर वहाँ दहशतगर्दी करके आए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए दफ्तर ख़ारजा को एक्टिव होना पड़ेगा और एक फुल टाइम जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको और प्राइम मिनिस्टर को ख़ुद ईरान का दौरा करना चाहिए। और ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, ईरान हमारे साथ बहुत सपोर्ट करता रहा है और हमारे और उनकी जो सकाफ़त है वो बहुत ही कॉमन है और हमारा मज़हब एक है, हमारा दीन एक है। तो उन लोगों को लूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमसे दूर ना हो, वो हमसे नाराज़ ना हो, उन लोगों को खुश रखना चाहिए। हमारे जो इर्द गिर्द हमारे बरादर मुमालिक हैं, अगर वो हमसे नाराज़ होकर एक एक दूर होता गया तो एक दिन फिर हम खित्ते में अकेले रह जाएंगे। हमारी लीडरशिप को चाहिए कि वो होश के नाखुन ले और अपनी खारजा पॉलिसी को और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे और उस पर नज़र षानी करे, ताकि इस तरह हमारे हमसाया मुल्क आहिस्ता आहिस्ता हमसे दूर ना हो। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पैमरा की। इमरान खान की शादी की खबर नशर करने वाले 13 चैनल्स को 5 लाख रुपए जुर्माने की किया है। पैमरा की जानिब से एक अच्छा कदम है, इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये बहुत अच्छा कदम है। अगर पैमरा में इस तरह के रूल्स बन जाएँ तो जो लोगों की मुख्तलिफ मीडिया चैनल जो हैं वो पगड़ियाँ उछालते हैं, लोगों की इज़्ज़त जो है वो नीलाम करते हैं, उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं, मैं समझता हूँ उससे बाज आना चाहिए। एक हद होती है हर बात की। आप किसी की बिला वजह किसी की इज़्ज़त उछाल कर मिट्टी में मिलाकर बाद में उसे सॉरी कर लें तो इससे क्या होगा। अब पैमरा ने अपने एक रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं और पैमरा माशाल्लाह अब जब से ये अफसार आलम साहब आए हैं काफ़ी एक्टिव हो चुका है
और कई अच्छे अच्छे केसेस में उन्होंने कई लोगों को जुर्माने किए हैं, कई चैनल को किए हैं, कई एंकर्स को किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का एंकर यहाँ पे अपने चैनल पे बैठकर जो कर रहे होते हैं, वो चैनल जो है उसका ज़िम्मेदार होता है पूरी तरह, और उस पर जुर्माना कर किए हैं। तो आइंदा से उनको कुछ नसीहत होगी और शायद आने वाले दिनों में और इसमें बेहतरी आए, क्योंकि इसी तरीके से अगर जुर्माने होते रहे तो शायद चैनल वाले भी अपने एंकरों को ये बात कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि भैया आप लोगों की पगड़ियाँ सोच समझ कर उछालें। कोई ऐसी ट्रू ख़बर हो उस पर कोई भी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इखलाकियात नाम की कोई चीज़ होती है, एक इखलाकी तौर पे किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर झांकना या किसी को इस तरीके से बदनाम करना, ख्वार करना, और वो भी इतने बड़े लीडर को, मैं समझता हूँ ये किसी को ज़ेब नहीं देता, हमारे समेत। तो ये पैमरा का बहुत अच्छा इक़दाम है और इसको जारी रखना चाहिए, किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। आई होप इंशाल्लाह इससे हालात बहुत बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। तैयब उर्दुगान का कहना है कि मुश्किल में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, जबकि वज़ीर आज़म यल्दरम ने दौरा पाकिस्तान की पेशकश मंजूर कर ली है। पाकिस्तान ने तो तुर्की का साथ दिया था जब यहाँ पे फ़ौजी बगावत हुई, तो अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता है तो क्या तुर्की भी पाकिस्तान का उसी तरह साथ देगा? देखिए जी, तुर्की की जो जमहूरियत है और हमारी जमहूरियत है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे जब भी कभी फ़ौज ने आके, यहाँ पे अवाम इतने तंग होते हैं अपनी हुकूमत से कि फ़ौज ने जब भी यहाँ पे टेक ओवर करने की कोशिश की है तो लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया, मिठाइयाँ बांटी हैं। और जमहूरियत जो है वो जो तुर्की की है उसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे जब ये इस तरह का कोई वाक़या हुआ या होने की कोशिश किसी ने की है तो अवाम ने उसे रिग्रेट किया है, अवाम ने मुज़ामत की है। वो जो लीडर हैं जो वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं वो अपने मुल्क से मुहब्बे वतन है, उनके पानामा लीक्स में कोई नाम नहीं है, उनकी बैरून मुल्क कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई जायदादें नहीं हैं, उनके बेटे 6-6 अरब रुपए के महलों में नहीं रहते, उन्होंने अपने मुल्क से पैसा चोरी करके दूसरे मुल्कों में जाके फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, दूसरे मुल्कों में घर नहीं बनाए। तो वहाँ पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में सूरत हाल और है। यहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने हमेशा जो भी आज तक आए कायद आज़म के बाद और लियाकत अली ख़ान के बाद, मैं नहीं समझता कोई मासवाए चंद देख के कोई सब लोग जो हैं उन्होंने कोशिश की है कि अपनी वो मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी बनाएं, उनके बच्चे मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करें, उनके कारोबार मुल्क से बाहर हों, उनके बैंक बैलेंस मुल्क से बाहर हों और हुकूमत वो पाकिस्तान पे करें। तो इससे हम क्या नतीजा अख़ज़ करते हैं? मेरा ख्याल इसका यही मतलब है कि ये लोग पाकिस्तान को लूट कर सब कुछ बाहर ले जाना चाह रहे हैं, और जब इनकी हुकूमत जाएगी तो ये आराम से बाहर बैठकर उन महलों में, सरे महल्ले जैसे स्कैंडल भी आपके सामने आए हैं, उन महलों में जाकर ये अपना ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेंगे, और ताकि इनका कोई एहतसाब ना कर सके, आवाम को जो जवाब दे ना हो, इन चीज़ों के लिए ये सब कुछ करते हैं। और तुर्की की पाकिस्तान ने जो हमायत की है, आपको पता मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो है और इस गवर्नमेंट के, तुर्क गवर्नमेंट के साथ, तुर्क सदर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वैसे भी तुर्की के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, उनका वो सदियों पे मुहित हैं, वो आज की बात नहीं है। बहुत हज़ारों साल हो चले जब से पाकिस्तान बनने से बहुत से साल पहले, कई 100 साल पहले से ये पाकिस्तान के तुर्की, चूँकि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और मुसलमान दुनिया का तुर्क किसी वक्त लीडर भी रहा है। तुर्क ने हुकूमत वहाँ पे सऊदी अरब पे भी उनकी हुकूमत थी, तुर्क गवर्नमेंट की। तो इसलिए अब तुर्की जो है वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल उनका एक किरदार है मुसलमान कौम में, और मुसलमान ममालिक की हुकूमतों में उनका बड़ा असर और रसूख है। और मैं समझता हूँ कि उनकी हमायत करना, ये हमने जो किया है वो बहुत अच्छा इक़दाम था और हमें करना चाहिए। वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और उन्होंने हमेशा, उनकी कोई भी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया। आपने एहतसाब की बात की तो बात कर लेते हैं इमरान खान की एहतसाब तहरीक की। इमरान खान 3 सितंबर को लाहौर जा रहे हैं अपने एहतसाब तहरीक के सिलसिले में। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म की करप्शन को का हर सूरत में एहतसाब करेंगे और उनसे जो उन्होंने पैसा लूटा है उसको हर सूरत में पाकिस्तान वापस आएंगे। तो आप उनकी इस तहरीक को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, खान साहब की जो तहरीक है वो अभी तक तो इतनी कोई ज़ोर नहीं पकड़ सकी,
लेकिन उनके मुतालबात मैं समझता हूँ किसी हद तक ठीक है, और मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए इससे पहले कि मुल्क में कई तरीके उनके ख़िलाफ़ उठ खड़ी हों और मुल्क के जो पहले तरक्की के रास्ते पे थोड़ा बहुत गामजन हुआ है वो भी रुक जाए, तो गवर्नमेंट को उनसे डायलॉग करने चाहिए। और उनकी जो कमेटियां बनी हुई थी वो कमेटियों ने काम अभी तक शुरू नहीं किया, उन्होंने माना नहीं उन कमेटियों को। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे मिल बैठकर अपोजिशन सारी को साथ लेकर चले और उनके मशवरे से, उनके कहने पे, उनकी सजेशन पे अमल करते हुए एक नई ऐसी कमेटी बना दे जो सारे इस मामले की तहकीकात करे और करके रिपोर्ट अपनी दे और उस पर कोई अमल दरामद हो। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट उनको कोई इस तरह का मामलात में लिफ्ट नहीं करवाना चाह रही अपोजिशन को, और पीपल्स पार्टी के साथ किसी हद तक उनके मामलात फजल रहमान के साथ तय हो चुके हैं, वो तो शायद इतना ज़्यादा शोर न डालें। अब रहस्य है कि बात आ गई है इमरान खान और जमात इस्लामी की, और शायद इनका कभी आपस में इत्तेहाद हुआ नहीं है या होगा नहीं। तो इमरान खान के सिर्फ इस तरह शोर मचाने से मैं समझता हूँ कौम का और गवर्नमेंट का एक वक्त का ज़िया है, इसमें कुछ उन्हें हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इस मुल्क में जो हमारे लीडरान इकराम है उनमें वो जज्बा नहीं है कि जब किसी पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो रिज़ाइन कर देता है। वो दूसरे ममालिक के लोग हैं, उन लोगों में शर्म व हया होती है, रख रखाव होता है, एटिकेट्स होते हैं। यहाँ पे हज़ारों इल्ज़ाम लगते हैं, हज़ारों लोग मरते हैं, वो कहते फिर क्या हुआ, ये सारा कुछ होता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस पे गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा उनके साथ डायलॉग करने चाहिए, और इमरान खान को चाहिए सड़कों पे आने के बजाय वो टेबल पे आए, उनसे गिव एंड टेक करें, बात करें और आने वाले इलेक्शन की तैयारी करें, अपना टाइम सड़कों पे ज़ाया ना करें। ये तो हो गई सियासत की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने आजकल इतनी तरक्की कर ली है कि अगर इसकी जिद्दत की बात की जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है लॉ की दुनिया में, जहाँ पर अब जज या जूरी कमरा अदालत से ही निकले बगैर जाए वक़ुआ का मायना कर सकेंगे। ये टेक्नोलॉजी और साइंस का एक मुनफरिद कारनामा नहीं है? देखिए जी, साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तरक्की आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान में भी इसका आपको पता है, जिस तरह आईटी के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। बहुत सारे हमारे यंगस्टर जो हैं वो स्पेशल इस फील्ड में बहुत आगे निकल चुके हैं और पूरी दुनिया में अपना एक नाम पैदा किया है। तो ये जो अभी यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अदालतों जो जज हैं वो अपनी अदालत में बैठकर, ये एक जियो फेंसिंग होती है इसकी, ये पाकिस्तान में अभी शुरू हुई है। दूसरे ममालिक में कई सालों से ये निज़ाम जो है वो राइज है। ये राय दुरुस्त है, तो पाकिस्तान में भी ने भी इस पर तरक्की की है। पाकिस्तान की आईटी के जो माहिरीन हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इस हद तक वो ले गए हैं कि वहाँ पे जो भी जहाँ पे वक़ूआ होगा तो जज को उसकी कोर्ट में बैठे हुए सारा उसका सीन जो है उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आजकल सीसीटीवी कैमरे हैं वो जगह जगह पे लग चुके हैं और उसकी फ़ुटेज तकरीबन हर वक़ूए की फ़ुटेज अगर वो कैमरे सही चल रहे हैं तो वो मिल जाती है, और वो फुटेज एक क्राइम सीन होता है। जो जज और अदालत और इंसाफ करने वाले जो अदारे हैं उनके लिए बहुत आसानियां पैदा कर देता है। एक एविडेंस के तौर पर भी उसको लिया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसमें। मैं नहीं समझता कि इस तरह की बात हो सकती है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह करे हमारे मुल्क में इसी तरह का इनकलाब आता रहे टेक्नोलॉजी में, आईटी के हवाले से और टेक्नोलॉजी में, तो एक दिन सब लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। टेक्नोलॉजी तो आ गई है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारे जो चीफ़ जस्टिस साहिबान हैं, जिस तरह पंजाब के चीफ़ जस्टिस बड़े एक्टिव हैं और दिन रात बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं लोगों को बुनियादी सतह पे इंसाफ मुहैया करने के लिए, तो इंसाफ मिलना चाहिए हर आदमी को उसकी दहलीज़ पे, और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक सस्ता इंसाफ नहीं मिलता इस टेक्नोलॉजी या इन चीज़ों की आवाम के नज़दीक वक़्त तभी होगी जब उन्हें सस्ता इंसाफ उनकी दहलीज़ पे मिलेगा। आज की बात के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? की बात में मैं आपको फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बाजमात इशा की नमाज़ पढ़ी गोया आधी रात क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज बाजमात पढ़ी गोया पूरी रात क़याम किया। तो हम सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज हमारे दीन का बुनियादी सतून है, और नमाज जो है वो दुनिया बाकी सब जो जुर्म है, बाकी सब जो गलतियां हैं शायद उनकी माफ़ी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला
नमाज ने फरमाया कि नमाज जो है उसकी माफ़ी नहीं होगी, उसकी पूछ-गिछ होगी कि क्यों नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ें इससे पहले कि हम सब की नमाज पढ़ी जाए। ये था नाजरीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहिए प्रोग्राम पसे पर्दा। अपने फीडबैक और सजेशंस के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है rasaitv@gmail.com। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अपनी मेज़बान शान ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।